Hello everyone, welcome to CS ज्ञान सागर. Myself सोनिका here. जो MCQs की सीरीज स्टार्ट की है हमने प्रीवियस क्लासेज में थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के MCQs किए थे. आज की क्लास में हम DBMS के बारे में पढ़ेंगे. DBMS के वो MCQs करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं. अभी जो UGC नेट का एग्जाम होगा उसके लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होगी. तो क्लास को स्टार्ट करते हैं. In ER model, Y is dominant entity and X is subordinate entity. दो entities हैं, एक Y गिवन है, X गिवन है. डोमिनेंट एंटिटी और सबऑर्डिनेट एंटिटी क्या होती हैं? डोमिनेंट एंटिटी वो एंटिटी होती हैं अगर आप उसमें कोई भी चेंजेस करते हैं तो सबऑर्डिनेट एंटिटी जो भी होगी बाय डिफॉल्ट उस पर वो चेंजेस अप्लाई हो जाएंगे. लेकिन अगर आप सबऑर्डिनेट एंटिटी में कोई भी चेंजेस करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट डोमिनेंट एंटिटी में अप्लाई नहीं होंगे. तो देखते हैं ऑप्शंस को. नन ऑफ द अबव. इफ y इज डिलीटेड देन x इज डिलीटेड. यस, बिल्कुल. जब अगर y में कोई भी आप चेंजेस करते हो, अगर इसको डिलीट भी करते हो तो आपकी सबऑर्डिनेट जो एंटिटी है वो बाय डिफॉल्ट डिलीट हो जाएगी. लेकिन अगर आप x को डिलीट करते हो मीन्स सबऑर्डिनेट को डिलीट करते हो तो डोमिनेंट वाली आपकी डिलीट नहीं होगी. तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. If any changes occur in dominant entity, then they are also reflected in subordinate entity, but not the vice versa. Next है a view of database that appears to an application program is known as. कोई भी database है, जब उसका व्यू क्रिएट करते हैं तो व्यू होता है एक वर्चुअल टेबल. तो व्यू जो होता है वो सेम एज टेबल की तरह ही होता है, उससे कम हो सकता है लेकिन उसी की तरह उसकी एंटिटीज होती हैं. एट्रीब्यूट्स वगैरह जो होते हैं वो डाटाबेस की सेम उसी तरीके का होता है. तो जो व्यू होता है वो आपका सब स्कीमा होता है. तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी हो जाएगा. सब स्कीमा क्या होता है वो आप यहां से पढ़ सकते हैं. नेक्स्ट है लेट R1 and R2 be two relation in which A is the foreign key of R1 that refers to the primary key of R2. Two relation given है. First one is R1 जिसके attributes हैं A, B and C. Second relation है R2 जिसके attribute हैं X, Y and Z. A जो है वो फॉरेन की है मीन्स R1 जो है वो फॉरेन की एट्रीब्यूट है इसमें, और इसमें प्राइमरी की एट्रीब्यूट है. पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट विद रिस्पेक्ट टू अबो. जो एक टेबल होती है जिसमें एक प्राइमरी की होती है, प्राइमरी की दूसरे में नॉर्मल की बन जाती है तो उसे फॉरेन की कहा जाता है. फॉरेन की टू टेबल्स के बीच में होती है. जो प्राइमरी की होती है वो मेन एट्रीब्यूट होता है, इसमें आप इंसर्ट कर सकते हैं. अगर आपके प्राइमरी की एट्रीब्यूट हैं उसमें जो भी रिकॉर्ड्स होंगे वो रिकॉर्ड्स आपके ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो जाएंगे जो फॉरेन की एट्रीब्यूट है उससे. जो फॉरेन की एट्रीब्यूट के रिकॉर्ड्स हैं वो आपके प्राइमरी की जो रिकॉर्ड है प्राइमरी की एट्रीब्यूट से का उससे कम या फिर इक्वल हो सकते हैं, लेकिन प्राइमरी की से ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं होंगे फॉरेन की में. तो प्राइमरी की में आप इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि अगर आपने इसमें से डिलीट किया तो आपको फॉरेन की वाले एट्रीब्यूट से भी उसको डिलीट करना पड़ेगा. और इंसर्ट कर सकते हैं प्राइमरी की वाले में ज़्यादा रिकॉर्ड हो सकते हैं फॉरेन की से, लेकिन फॉरेन की में ज़्यादा नहीं होंगे. इसमें ज़्यादा नहीं हो सकते तो मतलब इसमें इंसर्ट नहीं कर सकते, डिलीट कर सकते हैं फॉरेन की वाले एट्रीब्यूट में. तो इसने क्या बोला है इंसर्ट इनटू R1. R1 में हम इंसर्ट नहीं कर सकते. इंसर्ट इनटू R2, R2 में इंसर्ट कर सकते हैं. डिलीट फ्रॉम R1, ये डिलीट जो है हाँ डिलीट कर सकते हैं यहाँ से, तो डिलीट कर सकते हैं. डिलीट फ्रॉम R2, R2 से डिलीट नहीं कर सकते. तो पूछा कोज वॉयलेशन जो हो जाएगा वो होगा A एंड D से. तो A एंड D, B, C, C, D, A एंड D, D. तो ऑप्शन नंबर डी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा.
विच ऑपरेशन इज यूज टू एक्सट्रैक्ट स्पेसिफाइड कॉलम्स फ्रॉम ए टेबल। किसी भी टेबल से स्पेसिफाइड कॉलम जो है एक्सट्रैक्ट करने होते हैं तो उसके लिए प्रोजेक्ट ऑपरेशन यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जो है प्रोजेक्ट जो ऑपरेशन है वो स्पेसिफिक कॉलम को एक्सट्रैक्ट करने के साथ साथ रिमूव भी करता है डुप्लीकेट जो डाटा होता है, रिमूव डुप्लीकेट डाटा। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। एक टेबल है आर, रिलेशन है जिसमें एट्रीब्यूट है ए बी सी डी, ए बी सी एंड डी, 1 2 3 4 5 6 3 4 2 6 3 0। तो हमें प्रोजेक्शन जो है प्रोजेक्ट ऑपरेशन का ये सिंबल होता है और यहाँ होता है एट्रीब्यूट लिस्ट। एट्रीब्यूट लिस्ट मीन्स जो एट्रीब्यूट एक्सट्रैक्ट करने हैं वो वाले। तो फॉर एग्जांपल हमने किया सी डी, तो ये सी डी से क्या आएगा 3 4 3 4 और 70। लेकिन ये क्या करता है जो डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट डाटा है उसको भी रिमूव कर देता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। The relation schema R1 and R2 from lossless joint decomposition of R if and only if। पहले decomposition के बारे में समझते हैं। decomposition टू टाइप से होता है। एक होता है lossless decomposition, एक होता है preserving डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग। यहां बात की गई है लॉसलेस डिकम्पोजिशन की। लॉसलेस डिकम्पोजिशन क्या होता है, अगर एक टेबल रिलेशन है उसको हमने डिकम्पोज किया, डिकम्पोज करने के बाद अगर हम उस रिलेशन में से कोई डाटा लॉस हो जाता है तो वो लॉसी हो जाएगा, अगर कोई डाटा लॉस नहीं होता है तो वो लॉसलेस हो जाएगा। लॉसलेस डिकम्पोजिशन की 3 प्रॉपर्टीज होती हैं। 3 प्रॉपर्टीज अगर ये तीनों की तीनों फॉलो की है किसी डिकम्पोजिशन ने तो वो आपका लॉसलेस डिकम्पोजिशन होगा। तो कौन कौन सी हैं, मान लो एक रिलेशन है आर, एक रिलेशन है आर, तो उसको हमने डिकम्पोज किया है R1 एंड R2 में। इसमें एट्रीब्यूट है ए बी सी, तो हमने किया ए बी और बी सी। अगर आपके एट्रीब्यूट ऑफ R1 यूनियन करते हैं एट्रीब्यूट ऑफ R2 तो वो आपका आएगा एट्रीब्यूट ऑफ रिलेशन R। अगर इन दोनों ही टेबल के जो भी एट्रीब्यूट्स हैं उनको जब यूनियन किया जाएगा तो आपके ये वाले जो मेन एट्रीब्यूट्स हैं सभी आ जाते हैं, तो वो आपका लॉसलेस डिकम्पोजिशन होगा। जितनी भी टेबल्स हैं उनके बीच में कम से कम एक जो एट्रीब्यूट है वो कॉलम होना चाहिए। जितने भी आपने डिकम्पोजिशन करके रिलेशन बनाए हैं तो उनके बीच में एटलीस्ट 1 कॉलम शुड बी कॉमन। जैसे यहाँ ए बी है तो बी सी, इन दोनों के बीच में जो कॉमन कॉलम है वो है बी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, एट्रीब्यूट ऑफ R1 इंटरसेक्शन जब करते हैं एट्रीब्यूट ऑफ R2 शुड नॉट बी 5। तो ये एम्प्टी नहीं होना चाहिए। एम्प्टी नहीं होगा तो इसकी जगह क्या हो सकता है, या तो की हो सकती है R1 की या फिर की हो सकती है R2 की, किसी की भी की हो सकती है। अगर इन तीनों में से आपकी तीनों की तीनों प्रॉपर्टी फॉलो हुई है तो इट मीन्स जो डिकम्पोजिशन है वो आपका लॉसलेस डिकम्पोजिशन है। अब यहाँ बात की गई है रिलेशन स्कीमा R1 and R2 from a lossless joint decomposition of R if and only if R1 intersection R2, R1 minus R2, बी ऑप्शन है R1 to R2। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका
तो ये भी आपका करेक्ट है। R1 की हो जब इंटरसेक्शन करते हैं तो उनमें से की होनी चाहिए या तो R1 की या तो R2 की। सेम यहीं पे है, इंटरसेक्शन जब करते हैं तो की होनी चाहिए या तो R2 की या तो R1 की। तो ये वाला जो है बात की गई है। तो ये दोनों ऑप्शन तो आपके बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन जो ये ए एंड सी, तो ए एंड सी हैपन्स, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आता है इन फंक्शनल डिपेंडेंसी आर्मस्ट्रॉन्ग एंड इन्फरेंस रूल्स रेफर टू। जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है उसमें आर्मस्ट्रॉन्ग इन्फरेंस रूल्स जो हैं वो क्या हैं, ये बात की गई है। तो इसके अंदर आ जाएगा आपका रिफ्लेक्सिविटी, argumentation and decomposition, transitivity, argumentation and reflexivity, argumentation, transitivity, reflexivity and decomposition। तो decomposition तो नहीं होता है, तो सब में ही decomposition आया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं ये क्या होते हैं। आर्मस्ट्रॉन्ग रेफरेंस inference rules refers to a set of inference rules used to infer all functional dependencies on a relational database. It consists of following axioms. Reflexivity. If y is subset of x, then x determines y. इस टाइप से हो जाएगा। Argumentation क्या होता है? The axiom of argumentation also known as partial dependency. Partial dependency means state x determines y, then xy determines yz for any z. Transitivity क्या होती है? The axiom of transitivity says if x determines y and y determines z, then x must also determine z. तो ये भी एक दूसरे को डिटरमाइन करेंगे। तो तीन होती हैं इसकी एक्सियोमी आर्मस्ट्रॉन्ग के, रिफ्लेक्सिविटी, आर्गुमेंटेशन एंड ट्रांजिटिविटी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स अबाउट वीक एंटिटी सेट। वीक एंटिटी सेट कौन सा होता है? वीक एंटिटी सेट जिसमें प्राइमरी की नहीं होती, वो वीक एंटिटी सेट होता है। वीक एंटिटीज कैन ऑल्सो डिलीटेड ऑटोमेटिकली व्हेन देयर स्ट्रॉन्ग एंटिटी इज डिलीटेड। ये तो बिल्कुल सही बात है, जब स्ट्रॉन्ग एंटिटी डिलीट हो जाएगी तो वीक एंटिटी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। वीक एंटिटी सेट अवॉइड्स द डाटा डुप्लीकेशन एंड consequent possible inconsistencies caused by duplicating the key of the strong key। तो इसमें की तो होती नहीं है, तो ये जो है स्ट्रॉन्ग की पे ही डिपेंड होता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। ए वीक एंटिटी सेट हैज नो प्राइमरी की, ये तो हमने अभी बात की थी कि इसमें कोई प्राइमरी की नहीं होती है, तो बिल्कुल ये भी सही बात है। टपल्स इन वीक एंटिटी सेट आर नॉट पार्टीशनड अकॉर्डिंग टू देयर रिलेशनशिप विद टपल्स इन स्ट्रॉन्ग की। ये पार्टीशन होते हैं स्ट्रॉन्ग की के अकॉर्डिंग, तो इसमें नोट का नहीं गिवन है, तो फॉल्स पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिलेशन आर हैज 8 एट्रीब्यूट्स, ये एट्रीब्यूट गिवन है। फील्ड्स ऑफ आर कंटेन ओनली एटॉमिक वैल्यूज, एक फंक्शनल डिपेंडेंसी दी गई है। इज ए सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज सो दैट एफ प्लस इज एग्जैक्टली द सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज, ये सारी फंक्शनल डिपेंडेंसी दी गई है। दैट होल्ड आर, हाउ मैनी कैंडिडेट की डज द रिलेशन आर हैव, तो इसमें बतानी है कितनी कैंडिडेट की होंगी। सबसे पहले कैंडिडेट की निकालने से पहले हम एसेंशियल एट्रीब्यूट निकालते हैं। एसेंशियल एट्रीब्यूट, एसेंशियल एट्रीब्यूट क्या होते हैं?
एसेंशियल एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट होते हैं जो किसी भी फंक्शनल डिपेंडेंसी के राइट साइड में नहीं होते हैं। जो एट्रीब्यूट फंक्शनल डिपेंड जो जितनी भी फंक्शनल डिपेंडेंसीज होती हैं उनके राइट साइड में नहीं होते हैं, वो आपके एसेंशियल एट्रीब्यूट होते हैं। यहाँ पर 8 एट्रीब्यूट हैं। इसमें देखना है कि इन फंक्शनल डिपेंडेंसी के राइट साइड में इनमें से कौन सा नहीं है। ए है, बी, सी, डी नहीं है, डी नहीं है, ई, एफ, जी एंड एच, बाकी सारे के सारे हैं। तो डी जो है हमारा एसेंशियल एट्रीब्यूट हो गया। अब डी के क्लोजर सेट निकालेंगे। तो इधर ए तो डी है नहीं, तो डी अकेले से क्लोजर सेट निकलेंगे नहीं, तो डी का जो है हम पेयर बनाएंगे ए डी, इसके क्लोजर सेट निकालेंगे बी डी, सी डी, ई डी, डी डी तो होगा नहीं, ई एफ, जी और एच, इनके साथ में इसके क्लोजर सेट निकालते हैं। ए डी, ए से हम बी सी को निकाल सकते हैं, ए डी तो होगा ही। ए से हम बी और सी निकाल सकते हैं, यहाँ से बी से सी एफ एच निकल सकते हैं, एफ और एच सी ऑलरेडी आ चुका है। ई से जो है ए आ जाएगा, एफ से ई एंड जी, तो ई एंड जी निकल जाएंगे, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो 8 के 8 एट्रीब्यूट निकल गए। अब बात करते हैं बी डी की। बी डी से बी डी तो निकल के आएगा ही। बी से जो है सी एफ और एच, सी एफ और एच निकाल सकते हैं। सी एच, सी एच, सी एच, तो सी एच से जी निकाल सकते हैं। एफ, एफ से ई और जी निकल जाएगा, तो जी तो पहले ही आ गया, ई निकल गया, ई से ए आ जाएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो ये भी पूरे हो गए। फिर हम सी डी को देखते हैं, तो सी डी से सी डी निकल गया, डी सी डी, सी अकेले से कुछ भी नहीं निकलेगा, तो अब इसके आगे क्लोजर सेट नहीं बना सकते। ई डी, ई डी से ई डी हो गया, ई से ए निकल जाएगा, ए से बी एंड सी आ जाएगा, और बी से सी एफ एच आ जाएगा, सी ऑलरेडी है, एफ और एच आ गया, एफ से ई और जी आ जाएगा, ई एंड जी, तो ई ऑलरेडी है, ई पहले से ही है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये भी हो गया। एफ डी से एफ डी तो आएगा ही, फिर एफ से ई जी हो जाएगा, ई जी, ई से ए निकल के आ जाएगा, ए से बी सी निकल जाएगा, तो ए बी सी डी ई एफ जी, तो बी से एफ और एच निकल जाएगा, एच, तो ये सारे निकल के आ गए। अब आता है जी और डी, जी और डी से जी और डी निकल गया, डी यहाँ नहीं है, जी भी इधर नहीं है, तो आगे इसके क्लोजर सेट नहीं निकाल सकते। एच एंड डी, एच अकेले से नहीं निकाल सकते, डी इधर नहीं है, तो इसके क्लोजर सेट नहीं निकाल सकते। जो क्लोजर सेट हमने निकाले हैं, एक आ गया हमारे पास कैंडिडेट की ए डी, बी डी, ई डी और एफ डी, ये कैंडिडेट की हो गई। एसेंशियल एट्रीब्यूट के साथ में जिसका भी हम कॉम्बिनेशन बनाकर जिस भी एट्रीब्यूट का जिससे कि पूरे के पूरे एट्रीब्यूट निकाल सकते हैं, वो कैंडिडेट की होती है। तो पूछा है कितनी कैंडिडेट की होंगी, तो 4 कैंडिडेट की होंगी। नेक्स्ट है इन RDBMS डिफरेंट क्लासेज ऑफ रिलेशंस आर क्रिएटेड यूजिंग डैश टेक्निक टू प्रिवेंट मॉडिफिकेशन अनोमलीज। तो इसके लिए जो होता है प्रिवेंट करता है मॉडिफिकेशन अनोमलीज, तो ये यूज किया जाता है इसमें नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन जो है वो रिडंडेंसी को रिमूव करता है,
जो रिडेंडेंट डाटा होता है उसको रिमूव करता है। तो रिडेंडेंट जो नॉर्मल फॉर्म्स होती हैं उन टेक्निक्स को यूज करके प्रिवेंट कर सकते हैं मॉडिफिकेशन अनोमलीज। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है? इज ए कंस्ट्रेंट दैट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन एट्रीब्यूट इन ए रिलेशन। अभी जो हमने पीछे बात की थी, ये किसी भी रिलेशन के जो एट्रीब्यूट होते हैं उनके बीच के रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करते हैं, दैट इज कॉल्ड ये फंक्शनल डिपेंडेंसीज। नेक्स्ट है डाटा इंटीग्रिटी, रेफर्स टू द एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा। जो डाटाबेस में डाटा स्टोर है उसकी एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी को रेफर करती है, दैट इज कॉल्ड डाटा इंटीग्रिटी। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी जो होती है वो टू टेबल्स के, दो रिलेशंस के बीच में होती है। इज अ रिलेशनल डाटाबेस कॉन्सेप्ट विच स्टेट्स दैट टेबल रिलेशनशिप्स मस्ट ऑलवेज बी कंसिस्टेंट। मतलब टेबल्स के बीच में ये बताता है एट्रीब्यूट, एक ही टेबल के एट्रीब्यूट्स के बीच में ये बताता है टू और मोर टेबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको डिफाइन करता है। नॉर्मलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द डाटा इन डाटाबेस टू अवॉइड द रिडेंडेंसी, डाटा रिडेंडेंसी, इंसर्शन अनोमली, अपडेट अनोमली एंड डिलीशन अनोमली। ये इसकी नॉर्मल फॉर्म्स होती हैं। नेक्स्ट है ए रिलेशन आर ए बी इन रिलेशनल डाटाबेस हैज 1 to 0 tuples. The attribute A has integer values ranging from 6 to 20 and the attribute B integer values from 1 to 20. Assume that attributes A and B are independently distributed. The estimated number of tuples in output of selection given है आपको A greater than 10 union B equals to 18। तो इसमें क्या होगा? प्रोबेबिलिटी गिवन है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई करता है पी ए 10/15, सेकेंड कंडीशन है 1/20। तो बोथ कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी जो इंडिपेंडेंट हैं दोनों ही एट्रीब्यूट। इसमें क्या गिवन है 6 से 20 तक, 6 से लेके 20 तक, तो ये आपका हो जाएगा 10/15। सेकेंड क्या कहता है जो बी की वैल्यू है वो 1 to 20 है, तो ये हो जाएगा 1/20। दोनों ही इंडिपेंडेंट है तो मतलब इंटरसेक्शन हो जाएगा दोनों के बीच में। सो आइदर फर्स्ट और सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई। अगर दोनों ही होनी है तो इंटरसेक्शन हो जाएगा, अगर दोनों में से कोई एक लेनी है तो यूनियन करते हैं। यूनियन के लिए जो है ये फॉर्मूला हो जाएगा पी ए यूनियन बी इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए प्लस पी बी माइनस जो है ये वाला हो जाएगा। जब इसको सोल्व करते हैं तो आपका ये हो जाएगा, ये आता है। और इसमें एस्टिमेटेड टपल्स जो गिवन है वो है आपके 1200, तो 1200 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ये आ जाएगा। नेक्स्ट है रिलेशंस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ER मॉडल ऑलवेज बी इन। जो भी रिलेशन प्रोड्यूस किए जाते हैं वो रिलेशन आपके हमेशा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होते हैं। प्रोड्यूस करते हैं फर्स्ट में भी होते हैं, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, लेकिन फर्स्ट में तो सारे होंगे ही होंगे। अगर कोई रिलेशन आपका सेकंड NF में है तो वो फर्स्ट NF में भी होगा। अगर कोई भी रिलेशन अगर आपका थर्ड NF में है तो वो आपका फर्स्ट NF में भी होगा ही होगा। तो फर्स्ट NF में तो आपके सारे के सारे होते ही हैं। इस टाइप से होता है थर्ड NF, BCNF। तो जो भी रिलेशन है, चाहे कोई भी रिलेशन हो गया, वो आपका फर्स्ट NF में होना ही होना है। कंसिडर द रिलेशन R ABCD फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है, फाइंड आउट द हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म। मीन्स जो आपके ये गिवन है ये रिलेशन, ये आपका
कौन सी नॉर्मल फॉर्म में होगा, तो फर्स्ट में तो होता ही है। सेकंड में कौन सा होता है, पार्शियल डिपेंडेंसी जिसमें नहीं होती है, पार्शियल डिपेंडेंसी। अगर आपके थर्ड में कौन सा रिलेशन होता है, थर्ड एनएफ में वो होता है जिसमें आपकी ट्रांजिटिविटी नहीं होती, ट्रांजिटिविटी डिपेंडेंसी। इसमें देखते हैं कि कौन सा होता है। तो सबसे पहले इसकी कैंडिडेट की निकालनी होती है। कैंडिडेट की निकालने के लिए सबसे पहले एसेंशियल एट्रीब्यूट निकालेंगे। एसेंशियल एट्रीब्यूट वो होते हैं जो किसी भी फंक्शनल डिपेंडेंसी के राइट साइड में नहीं होते। तो इसमें ए बी सी डी 5 एट्रीब्यूट हैं, इसमें से यहाँ पर जो है वो ए नहीं है, तो ए एट्रीब्यूट नहीं है, तो ए से हम क्लोजर सेट निकालते हैं। ए से क्लोजर सेट निकल जाएगा, बी निकल जाएगा, ए तो होगा ही, बी निकल जाएगा, बी से सी निकाल लेते हैं, सी से डी निकाल लेते हैं, डी से ई निकल जाएगा। मतलब आपकी जो कैंडिडेट की है वो ए जो है वो आपकी कैंडिडेट की हो जाएगी। कैंडिडेट की से आपके जो है यहाँ पर ये प्राइम एट्रीब्यूट है, ये नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। जो एट्रीब्यूट आपके कैंडिडेट की का पार्ट होता है वो प्राइम एट्रीब्यूट होते हैं, बाकी सब आपके नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होते हैं। तो ये आपकी पूरी की पूरी यहाँ पर की एट्रीब्यूट होगा, यहाँ नॉन की एट्रीब्यूट। तो वो आपकी जो होती है वो सेकंड एनएफ में होती है। इसमें पार्शियल डिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है, अगर आपका की एट्रीब्यूट है ए बी, ए बी आपकी कैंडिडेट की है और आपके रिलेशन में दे दिया ए टू सी, तो ये आपका पार्शियल डिपेंडेंसी हो गई, किसी भी आपके कैंडिडेट की का पार्ट हो गया, उसके ऊपर आपका कोई नॉन की एट्रीब्यूट डिपेंड करता है, इसको बोलते हैं पार्शियल डिपेंडेंसी। लेकिन यहाँ पर क्या है, इसमें तो आपकी की एट्रीब्यूट है पूरी कैंडिडेट की पे। अगर ए बी टू सी होगा तो ये आपका सेकेंड एनएफ में आ जाएगा, लेकिन ये वाला जो है सेकेंड एनएफ में नहीं होगा, क्योंकि ये पार्शियल डिपेंडेंसी हो गई। पार्शियल डिपेंडेंसी होती है कि किसी भी कैंडिडेट की के किसी पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर किसी एट्रीब्यूट के डिपेंडेंसी होना। तो यहाँ पर आपकी पूरी कैंडिडेट की ही यहाँ पर नॉन की एट्रीब्यूट डिपेंड कर रहा है, तो ये आपका जो है नो पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है। पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है तो ये आपका सेकेंड एनएफ में हो जाएगा, फर्स्ट एनएफ में तो हर कोई होता ही है। Let R A B C D E is a relational schema which functional dependency set, functional dependency का set given है, the attribute closure of A and E, E मतलब जो होता है ये फाई को बोला गया है। तो ये है आपकी A to B, B to C, A C to D। तो ए का क्लोजर सेट निकालना है, ए से हम ए को निकाल सकते हैं, ए से बी निकल जाएगा, बी से सी निकल जाएगा, ए सी से डी निकल जाएगा। तो ये आपका ये रिमूव हो जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा। फिर उसके बाद बात की गई है कि आपका जो ये है नल है ई, इसका क्लोजर सेट निकालना है। तो नल का जो क्लोजर सेट होगा वो नल ही होता है, नल का क्लोजर सेट तो नल ही होगा, तो फाई नहीं हो सकता, ई है तो ई ही होगा, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। BCNF इज नॉट यूज्ड फॉर केसेस वेयर ए रिलेशन हैज, कब यूज नहीं की जा सकती है। इसमें नोट गिवन है, कोई भी रिलेशन आपके BCNF कब होती है, कोई भी BCNF नॉर्मल फॉर्म में कैसे कब होता है, अगर आपकी जो रिलेशन है उसमें ओनली 2 एट्रीब्यूट हैं, या फिर आपके जो जितने भी एट्रीब्यूट हैं सारी कैंडिडेट कीज हैं, तो वो आपका BCNF में होता है। तो कैंडिडेट की जो होती हैं वो 2 और मोर हो सकती हैं, तो ये भी हो सकता है 2 कैंडिडेट कीज एंड कंपोजिट हो सकता है, द कैंडिडेट की ओवरलैप हो सकती है, 2 म्यूचुअल एक्सक्लूसिव फॉरेन की ये नहीं हो सकता। तो डज नॉट, इसमें पूछा है नॉट यूज्ड, तो ये जो है ये यूज नहीं कर सकते हैं। द रिलेशन वेंडर ऑर्डर, वी नंबर
VORD नंबर, वी नेम, Q2Y SUP और यूनिट प्राइस, मतलब वेंडर ऑर्डर नाम का एक रिलेशन है, ये सारे उसके एट्रीब्यूट हैं। इज इन सेकंड NF, 2NF में कब होगा? नॉन की एट्रीब्यूट वी नेम, वी नेम आपका नॉन की एट्रीब्यूट है। इज डिपेंडेंट ऑन वी नंबर विच इज पार्ट ऑफ कंपोजिट की, क्या बोल दिया इसने? पार्ट ऑफ कंपोजिट की। 2NF में कब होता है? 2NF में होता है कैंडिडेट की जो होती है, की के ऊपर आपके सारे नोन की एट्रीब्यूट हैं, जो नोन की एट्रीब्यूट, की एट्रीब्यूट के ऊपर डिपेंड करेंगे आपके सारे नोन की एट्रीब्यूट, लेकिन किसी पार्ट पर डिपेंड नहीं करेंगे। अभी पीछे ही 1-2 क्वेश्चन के पीछे ही हमने इस चीज के बारे में डिस्कस किया था। जैसे यहाँ इस क्वेश्चन में हमने अभी डिस्कस किया था कि पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होती है। पार्शियल डिपेंडेंसी वो होती है जो किसी भी की के पार्ट पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये जो है किसी भी पार्ट पर डिपेंड नहीं, पार्ट ऑफ कंपोजिट की पे नॉन की एट्रीब्यूट डिपेंडेंट नहीं होगा। सेकंड क्या है? नॉन की एट्रीब्यूट है वी नेम इज डिपेंडेंट ऑफ QTYSUP, की एट्रीब्यूट क्वांटिटी SUP इज डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी की यूनिट प्राइस, की एट्रीब्यूट वी ऑर्डर नंबर इज डिपेंडेंट ऑफ प्राइमरी की यूनिट प्राइस। प्राइमरी की है ये, प्राइमरी की पे तो ये हो सकते हैं। तो इज इन 2NF बिकॉज इसने पूछा है कि ये नहीं होना चाहिए, इज नॉट इन 2NF होगा, तो नोट में क्योंकि ये पार्शियल डिपेंडेंसी हो जाएगी, तो फर्स्ट वाला जो है इसका आंसर बन जाएगा फिर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंकरेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल इंश्योर बोथ कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी एंड फ्रीडम फ्रॉम डेडलॉक? 2-फेज लॉकिंग एंड टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग। 2-फेज लॉकिंग जो होती है उसमें डेडलॉक होता है, टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग जो होती है उसमें डेडलॉक नहीं होता है, कम होता है मतलब। तो 2-फेज लॉकिंग में क्या होता है कि एक जो लॉक होते हैं 2 टाइप के होते हैं, एक ग्रोइंग फेज होता है, एक श्रिंकिंग होता है, श्रिंकिंग होता है। तो 2-फेज लॉकिंग में तो आपके डेडलॉक अकर होता है। तो इसने पूछा है फ्रीडम फ्रॉम डेडलॉक, तो वो वाली चीज टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग में होती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2-फेज लॉकिंग क्या होती है? ये कंकरेंसी कंट्रोल मेथड है दैट गारंटी सीरियलाइजेबिलिटी। द प्रोटोकॉल यूटिलाइज लॉक्स applied by transaction to data which may lock or interpreted as signal to stop other transaction from accessing the same data during the transaction's life. 2-phase locking may be lead to deadlock, मतलब ये डेडलॉक को जो है वो लीड कर सकती है। टाइम स्टैम्प में क्या होती है? ये नॉन लॉक कंकरेंसी कंट्रोल मेथड होता है, बेस्ड मेथड डेडलॉक कैन नॉट अकर एज नो ट्रांजैक्शन एवर वेट्स। तो मतलब इसमें डेडलॉक नहीं होगा और इसमें डेडलॉक होता है। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि जो आपकी होती है ये फ्रीडम फ्रॉम डेडलॉक कौन सी है? वो आपकी होती है टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विद डाटा आइटम P एंड Q इनिशियलाइज्ड टू 0। तो सीरियलाइजेबिलिटी पूछी गई है, T1 है, T1 रीड किया इसने P को एंड रीड Q। इफ P इक्वल्स टू 0 देन Q इक्वल्स टू Q प्लस 1। राइट किया Q को, ऑपरेशन परफॉर्म किए यहाँ पर, राइट किया Q को। फिर आती है T2 ऑपरेशन, रीड किया Q एंड रीड किया P, रीड P एंड Q इक्वल्स टू 0
देन P इक्वल्स टू P+1 ऑपरेशन परफॉर्म किया एंड राइट किया P को। Any non-serial interleaving of T1 and T2 concurrent execution leads to, तो इसमें क्या हो जाएगा, किसको लीड्स करेगा? जब इसमें आपने नॉन सीरियल इंटरलीविंग जब करते हैं तो क्या होता है कि इसमें T1 जो है, T1 ने रीड किया P को, जब T2 ने रीड किया Q को। जब T1 ने रीड किया Q को तो T2 ने रीड किया P को। तो ये इसमें कॉन्फ्लिक्शन नहीं होगा, ये सीरियलाइजेबिलिटी होगी, इसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ए सीरियलाइजेबल शेड्यूल, ए शेड्यूल दैट इज नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। तो बी ऑप्शन जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि T1 ने जब रीड किया P को तब T2 ने रीड किया Q को। जब T1 ने रीड किया Q को तो T2 ने रीड किया P को, तो इसमें जो है कॉन्फ्लिक्शन नहीं होगा। सपोज ए डाटाबेस सिस्टम क्रैशेज अगेन व्हाइल रिकवरिंग फ्रॉम ए प्रीवियस क्रैश। कोई पहले क्रैश हुआ था, उसको रिकवर करते टाइम डाटाबेस जो है वो अगेन क्रैश हो गया। अज्यूम चेक पॉइंटिंग इज नॉट डन बाय द डाटाबेस आइदर ड्यूरिंग द ट्रांजैक्शंस और ड्यूरिंग रिकवरी। तो ये अज्यूम करना है कि जो चेक पॉइंट है वो नहीं हुआ ट्रांजैक्शन के दौरान या रिकवरी के दौरान। तो विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, तो ये पूछा गया है कि इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। The same undo and redo list will be used while recovering again. The system cannot recover any further. All the transactions that are already undone and redone will not be recovered again. Database will become inconsistent. जब किसी डाटाबेस को हम रिकवर कर रहे हैं, क्रैश हो गया था, उसको रिकवर करते हैं तो उसी दौरान फिर से क्रैश हो जाता है, तो ऐसे में जो करते हैं वो सेम अंडू रेडू लिस्ट करते हैं और उसको रिकवर अगेन कर सकते हैं। रेडू अंडू लिस्ट आर persistent log records while undo redo system records any changes done. So if the system crash during recovery, the next recovery will take database into a कंसिस्टेंट स्टेट। अगर आपने रेडू अंडू लिस्ट की है वो परसिस्टेंट होती है। अगर एक बार आपका क्रैश हो गया, दोबारा से वो रिकवर करते टाइम फिर से क्रैश हो जाता है, तो आपके जो है वो रेडू अंडू स्टेट में लोग रिकॉर्ड्स कर सकते हैं, वो आपका कंसिस्टेंट रहेगा डाटा। इफ चेक पॉइंटिंग इज नॉट डन बाय द डाटाबेस आइदर ड्यूरिंग द ट्रांजैक्शन और ड्यूरिंग द रिकवरी, अगर चेक पॉइंटिंग नहीं की गई है तो रिकवरी सिस्टम यूजिंग लॉग रिकॉर्ड्स तो ये कर सकते हैं। इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं इनको। नेक्स्ट आता है डैश रूल्स यूज्ड टू लिमिट द वॉल्यूम ऑफ लॉग इंफॉर्मेशन दैट हैज टू बी हैंडल्ड एंड प्रोसेस्ड इन द इवेंट ऑफ सिस्टम फेल्योर इन्वॉल्विंग द लॉस ऑफ वोलेटाइल इंफॉर्मेशन। तो ये क्या कहता है कि आपके जो ऐसे आते हैं कि रूल्स, कौन से रूल्स फॉलो करेंगे, लिमिट द वॉल्यूम ऑफ लॉग इंफॉर्मेशन। तो अभी हमने पीछे पढ़ा था इसके लिए, अगर आप चेक पॉइंटिंग नहीं करते हैं डाटाबेस में ड्यूरिंग द ट्रांजैक्शन और ड्यूरिंग द रिकवरी, तो आपका फिर से क्या होता है, ये चीज़, ये जो सारी चीज़ें अभी हमने पढ़ी हैं सेम इन्हीं के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया गया है आगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका चेक पॉइंटिंग हो जाएगा। Check pointing rules used to limit the volume of log information that has to be handled and processed in the event of system failure involving the loss of volatile informations। तो करेक्ट आंसर जो है वो बी ऑप्शन हो जाएगा। चेक पॉइंटिंग क्या होती है, रूल्स यूज्ड टू लिमिट, ये तो वही डेफिनेशन है इसकी चेक पॉइंटिंग की। राइट अहेड लॉग प्रोवाइड एटोमिसिटी एंड ड्यूरेबिलिटी इन ट्रांजैक्शंस। अभी जो हमने यहाँ पर यूज किया है ये किस लिए यूज होती है, ये इनके बारे में बताया गया है कि राइट अहेड लॉग जो है वो क्या होता है। चेक पॉइंटिंग की डेफिनेशन ये पूरी गिवन है, चेक पॉइंटिंग क्या होती है। ये राइट अहेड लॉग है, ये लॉग बफर होता है एंड ये थॉम्स है। अब इनके बारे में पढ़ सकते हैं। थॉम्स क्या होता है,
थॉम्स राइट रूल क्या होता है, लॉग बफर क्या होता है, राइट अहीड क्या होता है और चेक पॉइंटिंग क्या होती है। Which of the following RAID level provides the highest data transfer rate? इनमें से कौन सा हाईएस्ट ट्रांसफर डाटा रेट को प्रोवाइड करता है? जो RAID होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। ये होता है रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। इसके 7 लेवल होते हैं। जो RAID होती है, इसके 7 लेवल होते हैं। फर्स्ट होता है RAID, इसके बारे में काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 0, 1, 2, 3, 4, RAID 5 एंड 6। तो ये आपके 7 होते हैं। जो 0 होता है ये आपका होता है, ये काफी बार ये क्रॉस चेक के लिए जो मैचेज वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपका यूज होता है स्ट्रिपिंग में। 1 वाला जो होता है ये मिररिंग में होता है। सेकंड जो होता है ये होता है बिट लेवल स्ट्रिपिंग। थर्ड जो होता है ये बाइट लेवल की होती है, बाइट लेवल स्ट्रिपिंग। 4 जो होती है ये ब्लॉक लेवल होती है। फिफ्थ जो होता है ये ब्लॉक लेवल होती है विद डिस्ट्रीब्यूटेड पैरिटी। ब्लॉक लेवल स्ट्रिपिंग विद डिस्ट्रीब्यूटेड पैरिटी। और ये भी आपकी ब्लॉक लेवल की होती है, ब्लॉक लेवल स्ट्रिपिंग विद 2 पैरिटी बिट्स। तो इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रेट लेवल प्रोवाइड हाईएस्ट डाटा ट्रांसफर रेट। तो हाईएस्ट डाटा ट्रांसफर रेट प्रोवाइड की जाती है रेड 1 में। तो आज की क्लास में हम 20 क्वेश्चन करते हैं। आगे के क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच।